हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लानेट शैली मैम। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर शैली गुरवानी। और रिडॉक्स रिएक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। चैप्टर एंडिंग पे है, कोर्स हो जाएगा, टेंशन मत करो। रिडॉक्स हिंदी में भी अवेलेबल करवा दिया है, 1-2 दिन में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन में टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो बेटा रिडॉक्स तो तुम्हें पता ही है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ में होता है तो हम रिडॉक्स बोलते हैं। अब एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हाइड्रोजन इकोनॉमी और ओजोन होल। तो ये दोनों याद कर लेना, रट लेना, जो बच्चे इस साल नीट और जेईई मेंस देने वाले। हाइड्रोजन इकोनॉमी एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है, और ओजोन होल वो भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। अब क्या है कैसे है उसको नहीं पढ़ना है, बस है तो पकड़ लो इस बात को कि हाँ एनसीईआरटी ने लिखा है, सवाल बन जाए तो करके आए, यूं नहीं छोड़ दे। पता चला सबसे इजी सवाल छोड़ दिया। ठीक है, तो चलो टाइप स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो बेटा 5 तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन और कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब एनसीईआरटी में आपको 3 दे रखा है, बट आपको सारी पढ़नी है। ठीक है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिसप्रपोर्शनेशन एंड कॉम्प्रपोर्शनेशन। अब कॉम्बिनेशन तो तुम समझ गए है ना। कॉम्बिनेशन मतलब तो हम कहेंगे भाई ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें 2 या ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हो, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो हम कहेंगे हाँ कॉम्बिनेशन। तो सिंपल सी बात हो गई। जैसे अगर मैं लिख दूं बेटा C+O2, तो C+O2 क्या, तो तुम कहोगे CO2, तो ये कॉम्बिनेशन ही तो है। सल्फर प्लस O2 तो हम कहेंगे SO2, तो भाई ये भी कॉम्बिनेशन है। फॉस्फोरस प्लस O2, क्या भाई, फॉस्फोरस प्लस O2 P4O10, क्लियर, टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड। तो C+O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा ना। अब कल तो सिखाया था तुम्हें है ना कि कार्बन कहेगा मुझे तो ऑक्सीजन मिली तो मेरा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन कहेगा यार मुझे तो कार्बन मिला तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो मेरा रिडक्शन। तो कार्बन का इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन है, जबकि ऑक्सीजन का इस रिएक्शन में रिडक्शन है। सिमिलरली सल्फर प्लस O2, तब भी आपका यही कहना होगा कि भाई सल्फर जो है, सल्फर कहेगा मुझे तो ऑक्सीजन मिली तो मेरा क्या है, तो भाई मेरा तो ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन क्या कहेगा कि मुझे तो सल्फर मिला तो भाई मेरा क्या है, रिडक्शन। ठीक है, फिर फॉस्फोरस वाला एग्जांपल ले लो, P4O10, इसको टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, मैं बोर्ड से हट जाती हूँ ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले पाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे, अगर मैं कहूँ मीथेन का कंबशन कर लो, वैसे तो ये कंबशन है पर कॉम्बिनेशन भी तो है। अगर मीथेन को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ तो C से तो CO2 बनेगा, तो हम कहेंगे हाँ, और हाइड्रोजन 4 है तो 2 वाटर बन जाएगा। तो CO2 प्लस 2 वाटर, यानी यहाँ मैं 2O2 लिख देती हूँ। तो ये भी क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें आपने देखा 2 एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन। सिंपल है, तो हम कहेंगे हाँ इसमें क्या है। फिर डीकम्पोजिशन, तो बेटा डीकम्पोजिशन यानी एक कंपाउंड टूटेगा, डीकम्पोज होगा, स्प्लिट होगा, तो कुछ भी हो सकता है ना। एक कंपाउंड को क्या कराना है, स्प्लिट कराना है, लेकिन रिडॉक्स भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखो, रिडॉक्स भी होना चाहिए है ना। ऐसे नहीं कि कोई भी डीकम्पोजिशन लिख दिया जो रिडॉक्स नहीं है। हम तो टाइप ऑफ रिडॉक्स पढ़ रहे हैं। तो जैसे ट्वाइस NH3, तो देखो नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन। अब बेटा NH3 में तुम्हें पता है नाइट्रोजन जो है वो -3 है और हाइड्रोजन जो है वो +1 है ना, NH3। लेकिन जब तुम यहाँ आते हो तो नाइट्रोजन न्यूट्रल है और हाइड्रोजन भी न्यूट्रल है। मतलब नाइट्रोजन तो -3 से 0, 3 इलेक्ट्रॉन खो दिए, ऑक्सीडेशन हुआ, और हाइड्रोजन कहेगा मेरे तो खोए हुए इलेक्ट्रॉन मुझे वापस मिल गए तो मेरा तो रिडक्शन हुआ। ठीक है ना। तो ये ऐसा डीकम्पोजिशन है जहां तुम क्या देख रहे हो, तो हम कहेंगे भाई ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रही है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, कम भी हो रही। तो बढ़िया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी भी, ऑक्सीडेशन स्टेट घटी भी, मतलब रिडॉक्स तो है।
और कोई डिकम्पोजिशन तो हम ले लेते हैं ट्वाइस KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, और ये टूटा आपका 2KCl प्लस 3O2। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट आपका आंसर है 2KCl प्लस 3O2। तो बेटा इसमें क्लोरीन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, चेक करो। पोटेशियम +1, क्लोरीन X, ऑक्सीजन -2, मल्टीप्लाई विथ 3, तो X की वैल्यू तो 5 आई। और जब आप KCl की बात करते हो तो K+1 और Cl -1, तो हम कहेंगे यहाँ तो Cl -1 है ना। तो भाई 5 से -1 गेन ही हुआ, 5 लॉस में थे तो फायदे में गए हो, तो मुझे तो लग रहा है ये रिडक्शन है ना। तो हम कहेंगे हाँ, यहाँ पे क्लोरीन का तो रिडक्शन है। ऑक्सीजन को चेक करो तो बेटा ऑक्सीजन यहाँ -2 है, यहाँ ऑक्सीजन न्यूट्रल है, तो ऑक्सीजन तो -2 से न्यूट्रल ही हुआ, -2 फायदा था, अब तो लॉस ही हुआ, O2 बन गया, तो हम कहेंगे इसका तो लॉस हुआ, मतलब ये ऑक्सीडेशन है। तो ये डीकम्पोजिशन है, लेकिन ऐसा डीकम्पोजिशन है जिसमें गेन भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों है, तो फिर रिडॉक्स है। रिडॉक्स है तो कोई टेंशन नहीं, तो हम कहेंगे ओके भाई ये डीकम्पोजिशन हो गया। वाटर को स्प्लिट कर दो, और एग्जाम्पल चाहिए तो हम कहेंगे देखो वाटर है, वाटर से हाइड्रोजन बना दो, ऑक्सीजन बना दो, HCl से H2 बना दो, Cl2 बना दो, HI से H2 बना दो, I2 बना दो, ये सब डीकम्पोजिशन है, सब में रिडॉक्स है। जनरली डीकम्पोजिशन में रिडॉक्स मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट तो हम कहेंगे पहली क्या थी, तो हमारी पहली थी कॉम्बिनेशन, है ना, दूसरी क्या थी डीकम्पोजिशन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट। तो भैया अब आप किसको डिस्प्लेसमेंट करना चाहेंगे, मेटल को डिस्प्लेस करना चाहेंगे कि नॉन मेटल को डिस्प्लेस करना चाहेंगे। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट भी होती है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी होती है ना। तो हम कहेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो बच्चे ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस, दोज रिडॉक्स रिएक्शंस जिनमें क्या होगा, तो हम कहेंगे ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस जिनमें एक एटम या आयन दूसरे एटम या आयन को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो दोज रिडॉक्स रिएक्शंस इन विच एन एटम और आयन, एटम हो या आयन हो, इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर वन, ठीक है। अब अगर एक ही एटम या आयन डिस्प्लेस होता है तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट, दो जने डिस्प्लेस होते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेस होता है तो मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेस होता है तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें तो क्या करें, बहुत सारा हो सकता है ना। इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर वन, तो हम कहेंगे ठीक है, एक जने को हटा के दूसरे को बिठाना है, जैसे सब्स्टिट्यूशन होता है ना वैसे ही। ओके, कैसे, जैसे मान लो मेरे पास जिंक है, अगर मैं जिंक को कॉपर सल्फेट में डाल दूं, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, तो आगे बढ़ेंगे हम। जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। जिंक अगर मैं ज़्यादा तेज पड़ता हूँ तो सॉल्यूशन में तू कैसे रहेगा, मैं ज़्यादा रिएक्टिव तो सॉल्यूशन के अंदर तो मैं रहूँगा, तेरे को नहीं रहने दूंगा। तो हम कहेंगे ठीक है, तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, तो हम कहेंगे हमारा आंसर आ जाएगा ZnSO4, है ना। ये सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। क्या करें, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। अब यहाँ मेटल, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो आप कह सकते हो मेटल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। सवाल तो कुछ भी बना सकता है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक ने दूसरे को रिप्लेस कर दिया, मेटल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अब आपने ऐसा भी कुछ पढ़ा होगा NaCl प्लस AgNO3, लेकिन फिर वो रिडॉक्स नहीं है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। NaCl प्लस AgNO3 सिखाया भी था, Na प्लस Cl माइनस AgNO3 तो Ag प्लस NO3 माइनस, आंसर है AgCl तो फिर Ag प्लस Cl माइनस, और NaNO3 तो Na प्लस NO3 माइनस, तो फिर वो रिडॉक्स नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ नहीं ले सकती। नहीं तो दो जने डिस्प्लेस होते तो डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैं तो रिडॉक्स की बात कर रही हूँ ना, तो रिडॉक्स भी होना चाहिए। यहाँ रिडॉक्स है क्या, तो हम कहेंगे हाँ देखो यहाँ जिंक 0 है और कॉपर +2 है, सल्फेट तो चलो -2 है ही सही, लेकिन यहाँ आओ तो यहाँ जिंक +2 है और कॉपर 0 है, तो बेटा यहाँ जिंक 0 से +2 में गया तो जिंक का तो ऑक्सीडेशन हुआ, और कॉपर +2 कॉपर में गया
तो रिडक्शन हुआ, तो हम कहेंगे हाँ ये तो रिडॉक्स है। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, अगर मैं सोडियम पीस को वाटर में डाल दूं, बताइए तुम्हें, सोडियम पीस वाटर में डालना ही नहीं है, आग लग जाती है भाई, ब्लास्ट हो सकता है। तो बेटा अगर आप सोडियम पीस को वाटर में मिक्स करते हैं तो तुम्हें दिख ही रहा है NaOH बनेगा, है ना। तो सोडियम ने हाइड्रोजन को आउट कर दिया और आंसर है NaOH प्लस H2, ठीक है, NaOH प्लस H2। तो इस बार सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस हाइड्रोजन हुआ है, तो हम कहेंगे भाई नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। किसको डिस्प्लेस किया है, ठीक है, नहीं नहीं मेटल ने किया है, मेटल ने किया है ओके, क्योंकि मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन इस बार इसने नॉन मेटल को किया है, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो इतनी बात भी हम समझ गए। फिर आपको लगेगी रिडॉक्स कैसे है, तो देखो Na न्यूट्रल है ना बच्चे, तो Na न्यूट्रल है तो यहाँ 0 है और हाइड्रोजन +1 है, लेकिन जब आप NaOH में आएंगे तो Na+1 है और यहाँ हाइड्रोजन 0 है, तो Na 0 से 1 में चला गया तो Na का तो ऑक्सीडेशन, और H+ न्यूट्रल में आ गया तो उसका तो रिडक्शन। तो प्रॉफिट भी हुआ लॉस भी हुआ, तो दोनों होगा तभी तो रिडॉक्स बोलेंगे। तो हम कहेंगे हाँ भाई ये रिडॉक्स है। तो ये है बच्चे डिस्प्लेसमेंट। अब चाहे मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो तो मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल का हो तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है, यहाँ तक तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट है तुम्हारे पास डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, है ना बच्चे, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स की बात कर रही हूं मैं, रिडॉक्स होनी चाहिए, तो पहले मैं इसका डेफिनेशन दे देती हूं आपको। दोज केमिकल रिएक्शन, नहीं दोज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स की बात कर रही हूं ना, तो दोज रिडॉक्स रिएक्शंस इन विच सेम एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का सेम एलिमेंट जो है ऑफ अ सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। एक ही सब्सटेंस का एलिमेंट होना चाहिए बच्चे, वो ऑक्सीडाइज्ड भी होना चाहिए और साथ साथ में क्या होना चाहिए, रिड्यूस्ड भी होना चाहिए, है ना। उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे रिएक्शन होंगी तो हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। अब एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बैलेंसिंग तो दी हुई है, बैलेंसिंग में उसने दे दिया इसका एग्जाम्पल। अब एनसीईआरटी है, एक बार उसने कुछ भी लिख दिया तो फिर वो पूछ सकता है ना। तो देखो अगर तुम्हें याद हो तो तुमने एक बैलेंस की होगी इक्वेशन, P4 फॉस्फोरस, बेसिक मीडियम में फॉस्फोरस जो है, मतलब NaOH होता अगर, तो फॉस्फोरस बनाता है PH3 और H2PO2 माइनस, है ना, सोडियम आ जाएगा तो सोडियम NaH2PO2 माइनस, है ना, मतलब NaH2PO2 सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड, ठीक है, और PS3 फॉस्फीन, है ना, टॉक्सिक गैस है, सही है। हम कहेंगे देखो P4 फॉस्फोरस न्यूट्रल है बेटा, P4 फॉस्फोरस क्या है, न्यूट्रल है, P तो प्लस माइनस कैसे हुआ, तो मैं कहूँगी 0। लेकिन PH3 में तो बेटा P तो X मान लो, 3 हाइड्रोजन है तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो तुम कहोगे X की वैल्यू तो -3 आ गई। और जब H2PO2 माइनस की बात करते हो तो 2 हाइड्रोजन 2, फॉस्फोरस X, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई विथ 2 इक्वल्स टू -1, तो X की वैल्यू तुम्हारे पास +1 आ जाएगी। तो हम कहेंगे हाँ। तो देखो 0 से -3 डाउन हुआ, अप होता है तो ऑक्सीडेशन, डाउन होता है तो रिडक्शन, तो मैं कहूँगी नहीं ये तो डाउन हुआ, तो भाई इसका तो रिडक्शन है ना। और नेक्स्ट में देखो 0 से +1, तो हम कहेंगे अरे ये तो अप हो गया, तो बच्चे अप हुआ तो ऑक्सीडेशन। तो क्या हो रहा है, तुम्हें कहेंगे दोनों ही हो रहा है भाई, और वो भी फॉस्फोरस का। इस रिएक्शन में फॉस्फोरस का ही रिडक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन में फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो डेफिनेशन क्या लिखा कि ऐसे रिडॉक्स जिसमें एलिमेंट तो सेम होगा
एक सब्सटेंस का सेम एलिमेंट होगा, उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का तो मैं कहूंगी रिडक्शन, ऐसा है तो भाई डिसप्रोपोर्शियोनेशन। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन बन सकता है अभी एग्जाम में। देखो मान लो KMnO4, ये आपका डी ब्लॉक में इक्वेशन है बेटा। KMnO4 अगर मैं इसको हीट करूं तो ये बनाता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। KMnO4 अगर मैं इसको हीट करूं तो ये क्या बनाता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। ये पोटेशियम पर मैंगनेट है, वो पोटेशियम मैंगनेट है और वो MnO2 है। ठीक है, अब KMnO4 की बात करें बच्चे तो देखो Mn जो है यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आती है ना, वो नहीं सिखा रही हूँ मैं तुम्हें, है ना। तुम सबको पता है KMnO4 में Mn +7 है और K2MnO4 में 2 + x - 8 है ना, और x की वैल्यू 6, और MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो मैं कहूंगी 4 है। तो तुम देख सकते हो 7 से 6 क्या हुआ, कम हुआ, और 7 से 4 अच्छा दोनों में ही कम हो गया। KMnO4 7 से 6 में चला गया और 7 से 4 में चला गया। ठीक है, तो फिर हाईएस्ट से तो दोनों में नीचे आया, हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हमने सीखा भी था अगर हाईएस्ट में पहुंच गया तो इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता था। तो हम कहेंगे चलो छोड़ो, क्लियर है। तो फॉस्फोरस वाला एग्जाम्पल क्लियर है। और हम अगर देखें तो देखो अगर क्लोरीन की बात करो तो बेटा बेसिक मीडियम में क्लोरीन जो है वो Cl- भी बनाता है और ClO3- भी बनाता है। तो क्लोरीन तो यहाँ पे 0 दिख रहा है, Cl- तो भाई यहाँ -1 दिख रहा है, और ClO3- में क्लोरीन x कर दो, -2 × 3 = -1, x की वैल्यू 5 है। बोलो अप एंड डाउन दोनों हुआ तो दिख तो रहा, 0 से -1 हम कहेंगे हाँ डाउन हुआ, और 0 से 5 तो हम कहेंगे हाँ अप हुआ। तो अप मतलब ऑक्सीडेशन, क्या बेटा, अप मतलब ऑक्सीडेशन और डाउन मतलब तो हम कहेंगे रिडक्शन। तो अप एंड डाउन दोनों हुआ, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हुआ एज वेल एज रिड्यूस भी हुआ, तो हम कहेंगे ये तो डिसप्रोपोर्शियोनेशन है, इसमें तो दो राय है ही नहीं। तो ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शियोनेशन। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में इस तरह की रिएक्शन क्लोरीन की देखने को मिलती है। ओके, समझ में आ गया। तो कुछ खास बात लगी कि डिसप्रोपोर्शियोनेशन में अगर बच्चे आपके पास डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है ना, अगर मेरे पास डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है तो रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि भाई रिएक्टेंट जो है वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाएगा, है कि नहीं, अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाएगा और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाएगा। तो बिल्कुल जाएगा भाई, डिसप्रोपोर्शियोनेशन का मतलब ही यही कि ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाता है और लोअर में भी जाता है। इसका मतलब जब वो खुद है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उसका खुद का प्रेजेंटेशन क्या है, इंटरमीडिएट। आप मीडियम में होगे ना, आप मिडिल फ्लोर में होगे तो अपन नीचे वाले फ्लोर में भी जा सकते हैं और ऊपर वाले फ्लोर में भी जा सकते हैं, है ना। मान लो फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे हो तो अंडरग्राउंड में भी जा सकते हो और छत पे भी जा सकते हो। तो मिडिल होगा तभी तो हायर और लोअर, हायर मतलब ऑक्सीडाइज और लोअर मतलब रिड्यूस। इसलिए वो KMnO4 वाला एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ। KMnO4 में तो Mn अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, अब हाईएस्ट के बाद तो भाई तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, इसलिए ठीक है। तो हम कहेंगे चलो यहाँ पे अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए और उसके बाद तो हम कहेंगे भाई वो अपनी हायर और लोअर दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
अब हमारे पास आता है कॉम प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही कोर्स में नहीं है, बट फिर भी हम इसको ध्यान रखेंगे। कॉम प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चे डिसप्रोपोर्शियोनेशन का उल्टा, इनवर्स ऑफ, मतलब डिसप्रोपोर्शियोनेशन में क्या था, आप मिडल मैन थे, हायर भी हुआ था और लोअर भी हुआ था। अब वो उल्टा है, आप हायर में भी हो और आप लोअर में भी हो, और आंसर में जो है वो मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट में चले गए, उल्टा है, तो हम बोलेंगे कॉम प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। तो यहां बताएंगे, एक तो ये कौन सी रिएक्शंस है, तो हम कहेंगे दीज रिएक्शंस आर रिवर्स या ओपोजिट कह दो, ओपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शियोनेशन। मान लो ऐसा ही सवाल पूछे कि डिसप्रोपोर्शियोनेशन का उल्टा कौन सी रिएक्शन में होता है ना, रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, उसका उल्टा है। ठीक है, चलो उल्टा है, हुआ क्या इसमें, तो तुम्हें क्या बताना है, दोज रिडॉक्स रिएक्शंस जिनमें क्या हो, तो हम कहेंगे एलिमेंट तो एक है लेकिन रिएक्टेंट साइड में वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में दो अलग अलग है ना। तो दोज रिडॉक्स रिएक्शंस इन विच इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, आपके पास रिएक्टेंट भी एक से ज्यादा होना चाहिए, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सेम एलिमेंट is present in two different oxidation state, है ना। आपके रिएक्टेंट है, उसमें सेम एलिमेंट है, दो अलग अलग रिएक्टेंट होने चाहिए, उसमें एलिमेंट एक ही होना चाहिए और उसकी दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। तो सेम एलिमेंट इज प्रेजेंट इन टू डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट and it converts, है ना। अब रिएक्शन होगी तो दोनों सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगे, तो इट कन्वर्ट्स इन प्रोडक्ट in which this element have same oxidation state, है ना। this element has, मतलब एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए, है ना, दो अलग अलग स्टेट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं उसको क्या लिखूं, इट कन्वर्ट्स इन विच दिस एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट, लिख देती हूँ, चलो बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट, हैव इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब हुआ तो यहां पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, क्या बेटा, हुआ तो यहां पे भी ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है, लेकिन यहां पे मेरे पास ऑक्सीडाइज्ड, मतलब हायर भी पहले से और लोअर भी पहले से, और इंटरमीडिएट में जाना है। पिछली बार मेरे पास इंटरमीडिएट, मेरे पास एक रिएक्टेंट था और दो में टूट रहा था, इस बार मेरे पास दो डिफरेंट रिएक्टेंट है जिसमें सेम एलिमेंट है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, और अब वो इंटरमीडिएट में जा रहा है, मतलब इस बार दो है एक में कन्वर्ट होगा। आई बात समझ में ना, रिएक्टेंट साइड में दो है एक में कन्वर्ट होगा, पिछली बार रिएक्टेंट में एक था और वो दो अलग अलग में कन्वर्ट हो रहा था, तो जस्ट रिवर्स है उसका। अब देखो, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो आपने लैंड एक्यूमुलेटर सेल पढ़ा होगा, है ना, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये रिएक्शन आपको डबल हेल्प करेगी। इन लैंड स्टोरेज सेल, तो लैंड स्टोरेज सेल जिन बच्चों को याद है उनको पता होगा कि हम लेड और एंटीमनी की ग्रिड जाली लेते थे, और एनोड में हम भरते थे स्पॉन्जी लेड और कैथोड में भरते थे PbO2, और इलेक्ट्रोलाइट लेते थे H2SO4। और यहाँ जो मेरा आंसर है वो आपको चौंकाने वाला है, यहाँ मेरा आंसर है PbSO4 और 2 वाटर। ठीक है, ये लैंड स्टोर, कार में जो बैटरी लगती है ना वो मान लो, ठीक है, वही होती है ना। तो ये बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो ये रिएक्शन है, उल्टा करोगे तो रिचार्ज, मतलब ये ऐसी रिएक्शन है जो आगे भी चलती है पीछे भी होती है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होगी तो रिचार्ज भी तो होगी ना। तो ये आगे जा रही है तो कॉम प्रोपोर्शियोनेशन है। अब कैसे, तो तुम चेक करो, ये Pb में तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, PbO2 में Pb+4 है, और PbSO4 में Pb+2 है। तो तुम देखो 0 से +2 भी गया और +4 से +2 गया, तो बेटा 0 से +2 तो हम कहेंगे भाई ऑक्सीडेशन,
और +4 से +2 तो हम कहेंगे रिडक्शन। तो सेम एलिमेंट इनटू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट गोज इनटू इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, उसे मैं कहूंगी कॉम प्रोपोर्शनेशन। और ये अकेली ऐसी रिएक्शन है जो अभी तक हमारे सिलेबस में कि ये आगे जाती है तो ये कॉम प्रोपोर्शनेशन है। अगर ये आगे जाएगी ना बेटा तो ये कॉम प्रोपोर्शनेशन है, और ये पीछे आएगी तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन है। ये तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा, ये मेरी खोज है एनसीईआरटी से, ठीक है। कहीं पे भी मेरे हिसाब से अभी तक तो नहीं पढ़ा होगा, तो कोई है तो सिंपल ही कॉन्सेप्ट, बट खोज तो खोज है, सिंपल हो जाए कैसे भी हो, ठीक है। तो समझ में आया, ये रिएक्शन अगर आगे जा रही है तो एक एलिमेंट जो दो डिफरेंट कंपाउंड में है वो इंटरमीडिएट में आ रहा है ना, और वापस जब डिस्चार्ज होगा, क्योंकि ये सेल डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज होता है, वापस आएगा तो रिचार्ज होगा, तो रिचार्जिंग के टाइम देखो +2 इंटरमीडिएट से ये 0 में भी गई और +4 में भी गई, मतलब 2 से ऊपर अप ऑक्सीडाइज भी हुई, और 0 में भी गई मतलब रिड्यूस भी हुई। तो हम कहेंगे हाँ, जब ये पीछे आती है तो डिसप्रोपोर्शनेशन, आगे जाती है तो कॉम प्रोपोर्शनेशन। तो ये हमारे पास क्या बोलते हैं 5 टाइप की रिडॉक्स। पहली एडिशन, दूसरी तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, तीसरी तो डिसप्रोपोर्शनेशन, चौथी कॉम प्रोपोर्शनेशन, 3 नंबर पर डिकम्पोजिशन था, ठीक है। तो 5 तरह की रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमारे पास है बच्चे कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है सिंपल सा टॉपिक है कि हम कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है ना, मतलब लड़ाई झगड़ा करके और हमें देखना है ज्यादा रिएक्टिव कौन है और कम रिएक्टिव कौन है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट्स है, हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने क्या किया, जिंक रॉड ले ली है ना, इस जिंक रॉड को कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में रख दी, ठीक है, दिख रही है आपको प्योर। ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड बोलो रॉड बोलो, ये जिंक की रॉड है, इसको मैंने कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में रख दिया। तो बेटा कॉपर नाइट्रेट में कॉपर +2 होने के कारण ये ब्लू है ना। कोई पूछे कि ब्लू क्यों है, तो तुम कहोगे ये ब्लू है कॉपर +2 आयन के कारण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल तो ये देखो ब्लू दिख रहा है, थोड़ी देर बाद में देखोगे ये डार्क ब्लू से लाइट ब्लू हो गया है ना, ये डार्क ब्लू दिख रहा है तुम्हें और ये लाइट ब्लू हो गया, मतलब तो कहीं ना कहीं कॉपर मेरा गायब हो रहा है, कॉपर नहीं कॉपर +2 गायब हो रहा है, क्योंकि कॉपर +2 की वजह से नीला रंग था, और आप कह रहे हो कि नहीं नीला रंग जो है उसकी ब्लू कलर की इंटेंसिटी कम हो गई, मतलब मेरा कॉपर +2 कहीं तो जा रहा है। और फाइनली मैं क्या देते तो पूरा वाइट ही हो गया, ये क्या मुसीबत है, कहाँ गया सारा कॉपर +2। तो होंगे वो तो देखो जो जिंक रॉड है ना बेटा, ये भी थोड़ी डैमेज होने लग जाती, ये थोड़ी डैमेज होगी। और ये देखो यहाँ तुम्हें थोड़ा कॉपर डिपॉजिट दिखेगा, ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, और यहाँ तो बहुत ही ज्यादा है ना, ये जो ब्राउन दिख रहा है ना, ये कॉपर जो है ये डिपॉजिट हुआ है, कॉपर जो है वो रॉड पर डिपॉजिट हुआ है। तो ये क्या मुसीबत है, मैंने तो जिंक को डाला था कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, और मेरा तो थोड़ी देर बाद कॉपर गायब ही हो गया, व्हाइट हो गया, मतलब सारा कॉपर को बाहर ही चला गया, और दिख भी रहा है यहाँ ब्राउन ब्राउन तो कॉपर। तो ये तो एक्सपेरिमेंट है, आप देख सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको क्या सचेत कर रहा है ना, क्या बता रहा है आपको ये एक्सपेरिमेंट, तो हम कहेंगे देखो ये एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा कह रहा है कि आपने जिंक की रॉड ली, तो जिंक तो सॉलिड था, कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर +2 है, सॉल्यूशन में तो मैं एक्वस लिख देती हूँ। थोड़ी देर बाद आपने देखा जिंक जो है वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया, और कॉपर जो है उसको तो आपने देखा ही था। अब मुझे नहीं पता जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मेरी रॉड जो है ना वो डैमेज हो गया, ऐसा लग रहा है रॉड को कोई खा गया, तो मेरा जिंक तो कम हुआ, और कॉपर +2 मैंने देखा था डिपॉजिट हुआ, ब्राउन कलर के वो पार्टिकल दिख रहे थे। तो अगर मैं सिंपल ये समझूं कि भाई Zn था, Zn +2 में कन्वर्ट हुआ, तो क्या ये ऑक्सीडेशन है, तो हम कहेंगे हाँ, पहले Zn था अब Zn +2 बना, भाई बिल्कुल ये तो ऑक्सीडेशन है। और कॉपर +2 था बच्चे, कॉपर +2 था, अब कॉपर बना, तो क्या ये रिडक्शन है, तो हम कहेंगे हाँ, देख के तो लग रहा है ये रिडक्शन है। और जब आप 12th क्लास में आ जाओगे तो आप पढ़ोगे ये डेनियल सेल की रिएक्शन है ना, जिंक जो है वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका आधा सेल बन गया, और कॉपर +2 जो है ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये फिर आपका आधा सेल बन गया है ना, ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है।
और ये रिडक्शन वाला पार्ट है। अब क्या उल्टा तो नहीं है, क्या पता कॉपर जो है वो वापस कॉपर प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं कोई जांच कर लूँ कि भाई मान लो थोड़ा बहुत कॉपर प्लस 2 सॉल्यूशन में है, तो ये कह रहा है ऐसा कर लो आप कॉपर प्लस 2 देखे नहीं दिखे, जिंक प्लस 2 इसकी क्या गारंटी, चलो कॉपर तो थोड़ा जमा हो गया तो दिख गया था, कॉपर डिपॉजिट हो गया, ब्लू कलर गायब हो गया तब भी मैं मान सकती हूँ चलो कॉपर प्लस 2 गायब हो गया। जिंक प्लस 2 है कैसे, तो इनका कहना है एनसीईआरटी की लाइन से, बच्चों लाइन पे लाइन पढ़ेंगे, अगर मैं सॉल्यूशन में H2S गैस पास कर दूं, अगर H2S गैस पास कर दी जाए थ्रू द सॉल्यूशन, तो जिंक प्लस 2 सल्फर -2 से रिएक्शन करके ZnS का व्हाइट पीपीटी बना लेते। पूरा सॉल्यूशन तो मुझे व्हाइट दिखा था, है ना। और ये कह रहा है कि आपको इसको और विजिबल देखना है तो थोड़ा सा इसको एल्केलाइन करके अमोनिया मिक्स कर दो, है ना। तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दूं तो मैं बिल्कुल व्हाइट पीपीटी को देख सकती हूँ, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ रिएक्शन तो समझ में आ रही है ना। तो रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर नाइट्रेट, तो वो तो हमने लिख ली थी कि भाई ऐसा कुछ हुआ होगा, पहले जिंक था सॉलिड और कॉपर नाइट्रेट जो है वो मेरे पास सॉल्यूशन फॉर्म में था एक्वस, है ना। और अब जिंक नाइट्रेट बना होगा, जिंक नाइट्रेट आयोनिक कंपाउंड है तो जिंक प्लस 2 और नाइट्रेट, और कॉपर जो है इसको तो हमने डिपॉजिट होते देखा था। तो ये कुछ ऐसी जो है रिएक्शन हुई होगी, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर प्लस 2 का कॉपर में रिडक्शन हुआ है। इतनी बात क्लियर है। तो हम कहेंगे ओके चलो। कॉम्पिटिटिव क्यों बोला, तो जिंक और कॉपर में, कॉपर बेचारा आराम से जी रहा था अपनी जिंदगी, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। जिंक जैसे ही उसकी लाइफ में आया उसके सारे रंग ही उड़ा दी, क्यों, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। और कॉपर बेचारा ना चाहते हुए भी क्या हुआ, ब्लू रंग छोड़ के और कॉपर ब्राउन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और कहीं ऐसा पॉसिबल है, तो हम कहेंगे हाँ कॉपर भी ऐसा धोखा कर सकता है, ठीक है। अब देखो रिवर्स, हाँ ये भी एनसीईआरटी में है आपके, रिवर्स पॉसिबल नहीं, आपको कैसे पता, तो ये कह रहा है ऐसा करो कि मेटालिक कॉपर जो है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दो, है ना। मतलब मैं इसी एक्सपेरिमेंट को उल्टा करूं, मतलब मैं ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लेती हूँ। क्या भाई, इस बार मैंने क्या किया, ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लो और इसमें आप कॉपर की रॉड डाल दो, तो ठीक है, कॉपर की रॉड है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड डाल दिया मैंने ZnSO4 के सॉल्यूशन में। तो मुझे क्या देखने को मिला, मुझे तो कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं मिली, नो ऑब्जर्वेशन। मतलब कॉपर में इतनी पावर नहीं है कि जिंक प्लस 2 को रिप्लेस कर पाए। कॉपर का नहीं भाई, मैं इतना दमदार नहीं हूं कि मैं जिंक प्लस 2 को रिप्लेस कर पाऊँ, ठीक है। पता कैसे करेंगे, तो देखो पता कैसे किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा देखो मेटालिक कॉपर की, कॉपर रॉड को आप ZnSO4 में डाल दो, आपको कुछ रिएक्शन दिखी नहीं। अब क्या पता थोड़ा बहुत कॉपर प्लस 2 हो, विजिबल नहीं हुआ हो, तो ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कॉपर प्लस 2 भी होता तो हम H2S पास कर लेते। तो बेटा सल्फर -2 और कॉपर प्लस 2, तो कॉपर CuS, ये सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चन है, जिन बच्चों का IIT वाला एग्जाम है वहाँ ये क्वेश्चन फंसते, सारे कलर वलर याद रखना। तभी हमने पढ़ा ZnS व्हाइट था और ये CuS ये ब्लैक है। तो इसका कहना क्या है कि कॉपर प्लस 2 सल्फर -2 से रिएक्शन करके क्या बोलते हैं CuS क्यूप्रिक सल्फाइड बना था, और इसकी तो सॉल्युबिलिटी कम है तो ये ब्लैक कलर का दिखने लग जाता, है ना। तो हमारा सॉल्यूशन व्हाइट था ही, ZnSO4 वाला मतलब ट्रांसपेरेंट था या व्हाइट था, तो फिर हम कहेंगे नहीं ऐसा तो कुछ दिखा ही नहीं, है ना। तो हमें पता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो अगर ये बनता, अगर मैं H2S पास कर देती और ये बनता तो सॉल्यूशन थोड़ा तो कहीं ब्लैक दिखता, लेकिन सॉल्यूशन मुझे ब्लैक नहीं दिखा। इसका मतलब, तो मैं कहूँगी इसका मतलब कॉपर प्लस 2 नहीं, यानी रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जब भी जिंक और कॉपर में कंपटीशन होगा तो जिंक विनर होगा, मतलब जिंक कहेगा मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ एज कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। अब ये भी एनसीईआरटी में लाइन है, बाय दिस अमाउंट ऑफ कॉपर प्लस 2, बाय दिस मतलब ये जो रिएक्शन है ना, हमने H2S पास करके CuS बनाया, तो बाय दिस अमाउंट ऑफ कॉपर फॉर्म्ड कैन नॉट बी डिटेक्टेड। हम ये तो नहीं बता सकते कितना कॉपर बना, मतलब अगर ये बन जाता CuS तो इस रिएक्शन से मैं ये तो पता नहीं लगा सकती कि कितना कॉपर सल्फाइड बना, है ना। लेकिन प्रेजेंस को जरूर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट हमें तो कोई पीपीटी मिला ही नहीं, मतलब रिवर्स रिएक्शन नहीं है। बात समझ में आ गई, कुछ नहीं किया था, जिंक की इलेक्ट्रोड लिया, जिंक की प्लेट ले ली पत्ती, कॉपर नाइट्रेट में डाल दिया। कॉपर नाइट्रेट पहले से डार्क ब्लू था,
थोड़ी देर में दूसरा डायग्राम क्या देखा था, लाइट ब्लू हो गया, मतलब कहीं ना कहीं कॉपर प्लस 2 गायब हो रहा है। क्यों? तो बच्चे ब्लू कलर था ही कॉपर प्लस 2 की वजह से, अब ब्लू कलर हल्का बढ़ रहा है मतलब कॉपर प्लस 2 कम हो रहा है। थोड़ी देर बाद ब्लू गायब ही हो गया मतलब कॉपर प्लस 2 पूरा गायब हो गया। कैसे पता चला? तो मैं कहूँगी रॉड पे कॉपर इकट्ठा हुआ दिख रहा है। और आपको कैसे पता है कि जिंक प्लस 2 सॉल्यूशन में, तो इसने कहा H2S पास कर दो, है ना, तो ZnS बनेगा, थोड़ा अमोनिया मिला के NH4OH मिला के चेक कर लो, तो आप क्या देखोगे कि भाई व्हाइट PPT बन रहा है। तो इसका मतलब ZnS जो है बना, यानी जिंक प्लस 2 सॉल्यूशन में है। उल्टा पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑब्जर्वेशन है ही नहीं है उल्टा पॉसिबल। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? तो एक और एक्सपेरिमेंट आपको दे रखा है NCERT में कि आप ऐसा करो, कॉपर की रॉड को सिल्वर नाइट्रेट में डिप कर दो। ठीक है, तो बेटा सिल्वर नाइट्रेट ऑलरेडी कलरलेस सॉल्यूशन है, अब व्हाइट तो बनाना पड़ेगा ना बोर्ड पे, तो हम कहेंगे ठीक है ये कलरलेस सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट, है ना। ये इनिशियल स्टेज शुरू में किया, थोड़ी देर बाद में देखा लाइट ब्लू होना स्टार्ट हो गया, है ना, और रॉड डैमेज होती है, रॉड डैमेज हुई वो सही, लेकिन ये सॉल्यूशन लाइट ब्लू हुआ, मतलब कहीं ना कहीं कॉपर प्लस 2 आया है। और थोड़ी देर बाद देखो तो बिल्कुल एकदम डार्क ब्लू हो गया, तो कॉपर प्लस 2 तो बहुत जोरदार आया भाई इसके अंदर, है ना। और सिल्वर हमें यहाँ पे इकट्ठी हुई दिखी, रॉड पे सिल्वर इकट्ठी हुई, मतलब कॉपर और सिल्वर में कंपटीशन कराओ तो कॉपर क्या कह रहे हैं, मैं खतरनाक हूँ, मैं आऊँगा तुम्हारी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ को मैंने क्या किया, डार्क ब्लू कर दिया, क्योंकि मैं कॉपर प्लस 2 आ गया। पिछली बार कॉपर प्लस 2 की अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, कॉपर प्लस 2 ब्लू था, लेकिन जिंक ने आगे सब बर्बाद कर दिया। तो दोनों तरह के लोग हमारी लाइफ में होते हैं, अगर कलरलेस है तो कलरफुल भी बना सकते हैं, और कलरफुल होती है तो कलरलेस भी बना सकते हैं, डिपेंड। तो ये तो केमिस्ट्री है, यहाँ हर चीज़ पहले होती है, लाइफ में हर चीज़ बाद में होती है। तो दोनों एक्सपेरिमेंट देखने को मिले। अब मैं इसमें कहूँ, देखो समझ में आ रहा है ना, पहले ये कलरलेस था, कॉपर रॉड मिलाई, थोड़ी देर में देखा तो हमने ये लाइट ब्लू हुआ, मतलब कहीं ना कहीं से कॉपर प्लस 2 आ रहा है, और थोड़ी देर बाद में देखा तो हमने डार्क ब्लू हुआ, मतलब कॉपर प्लस 2 आ ही गया। और तो बोलेगा कॉपर प्लस 2 ही क्यों? तो भाई रॉड तो कॉपर की डाली है ना, ये रॉड किसकी, कोई और मेटल की है क्या? ये रॉड तो कॉपर की है कि नहीं? ये रॉड किसकी है, कॉपर की है ना, तो कॉपर प्लस 2 का ही तो चांस होगा आने का। तो जब भी सिल्वर और कॉपर में लड़ाई होगी, है ना, तो हम कहेंगे अच्छा सिल्वर और कॉपर में लड़ाई करना चाहते हो तो फिर विनर तो कॉपर होना चाहिए। कॉपर की रॉड ली थी मैंने सॉल्यूशन, मतलब रॉड थी तो न्यूट्रल है, सॉलिड है, फिर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था AgNO3 में Ag+, लेकिन कॉपर प्लस 2 हुआ क्या, क्योंकि सॉल्यूशन ब्लू हो गया, तो और सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसको 2 एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ना, तो मैंने ऐसे लिखा है ना भाई, कॉपर से कॉपर प्लस 2 बना बच्चे, क्या हुआ, तो मैं कहूँगी ऑक्सीडेशन हो। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसको 2 ही तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तो Ag+ किस में कन्वर्ट हुआ, Ag में, तो मैं कहूँगी यहाँ रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो ये रिडॉक्स है, और ये नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स है जो हम घर में भी कर सकते हैं। यहाँ तक की सारी बात क्लियर है, तो हम कहेंगे ये तो सिंपल है। अब आप ऐसा करो, मेटालिक कॉपर और निकल में कंपेयर कर लो, निकल सल्फेट में, तो कॉपर नहीं सॉरी कोबाल्ट, तो हम कहेंगे ठीक है कोबाल्ट ले लो, और निकल सल्फेट का सॉल्यूशन है बच्चे, इसलिए बार बार एक्वस लिखेंगे, आयन हवा में तो होंगे नहीं ना, आयन सॉल्यूशन में होंगे। तो हम क्या देखते हैं कि कोबाल्ट तो सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है, निकल प्लस 2 ग्रीन होता है, पहले निकल सल्फेट का सॉल्यूशन ग्रीन होता है, हम क्या देखेंगे ग्रीन कलर गायब होगी। तो यहाँ देखने को क्या मिला, तो कोबाल्ट कहेगा नहीं मेरे होते हुए निकल आयन नहीं रह सकता, अगर मैं हूं तो मेरा ऑक्सीडेशन में ज्यादा रिएक्टिव हूं, है ना, और कोबाल्ट के साथ निकल प्लस 2 मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन साथ में नहीं रह सकता, तो भाई निकल सल्फेट को कोबाल्ट में नहीं रख सकते, कोबाल्ट की प्लेट बना के नहीं रख सकते, इस कॉम्बिनेशन को साथ में नहीं रख सकते, ये रिडॉक्स कपल है, ये रिएक्ट कर जाते हैं, है ना, और यहाँ क्या हो गया रिडक्शन। तो तुमसे पूछेगा भाई कौन सा रिडॉक्स कपल है, तो ये दोनों रिडॉक्स कपल है। अगर ये इसके सामने ये आया तो ये कहेगा मैं तो ऑक्सीडाइज होऊंगा, फिर ये कहेगा अच्छा अब तो मजबूरी में मुझे रिड्यूस होना पड़ेगा, कपल है ना, तो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, एक ने ऊंचा बोला तो दूसरे को नीचा सुनना होता है, यहाँ ठीक है तुम बोल रहे हो तो मैं सुन रहा हूँ, है ना। तो ये रिडॉक्स कपल है, रिडॉक्स कपल है, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। ठीक है, अब इतने सारे एक्सपेरिमेंट करके मुझे क्या फायदा हुआ, तो मैं कहूँगी मुझे कंपैरिजन मिला, मेरे को इतना तो समझ में आया कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कभी भी जिंक की प्लेट नहीं डालूंगी, और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर की प्लेट नहीं डालूंगी, है ना, और तो निकल सल्फेट के सॉल्यूशन को कोबाल्ट वाले मेटल में नहीं रखूंगी। मुझे रिएक्टिविटी ऑर्डर पता चला,
है ना, और इससे तो सेल बनेगा बेटा। तो हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर पता चला कि भाई हमने जिंक, कॉपर और सिल्वर को स्टडी किया, तो जिंक कहेगा मैं कॉपर से ज़्यादा तेज पढ़ता हूँ, कॉपर कहेगा मैं तो सिल्वर से ज़्यादा तेज पढ़ता हूँ, और कोबाल्ट निकल में कोबाल्ट क्या कहेगा, मेरी रिएक्टिविटी निकल से तो ज़्यादा है। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 9th-10th में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, तो वो इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही तो आई है। तो इन अलग अलग एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करके हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को डिसाइड कर सकते हैं, और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। इससे तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ पाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाने से पहले, सेल वेल पढ़ाने से पहले सीरीज पढ़ाना जरूरी है, नहीं तो बच्चा कर ही नहीं पाता है कौन एनोड कौन कैथोड। आपके भी आएगा थोड़ा बहुत, डेनियल सेल, रिडॉक्स कपल, आपके भी सिलेबस में। तो एक क्लास बची है, रिडॉक्स सारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो एक रिएक्शन और, मान लो किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है कि ये वाली रिएक्शंस बैलेंस नहीं हो रही, तो 2 क्लास है, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 1 क्लास बची इस सिलेबस के लिए, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ तक पहुँचते हो, इसका मतलब तुम पूरा वीडियो देखते हो, और पूरा वीडियो देखने वाले के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, है ना, LSS तो बनना चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए, इसकी DPP चाहिए, तो आपको ऐप में जाना पड़ेगा। फ्री टेस्ट सीरीज भी ऐप में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट टाइम अच्छे नए लेक्चर्स के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम मिलेंगे थोड़ी देर बाद थोड़े नए लेक्चर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।